मेरी आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा बदनाम है आपसी रिश्तों के लिए। प्लस इस केस के अंदर जो इनजस्टिस होने वाली थी वो आप कभी गैस ही नहीं कर पाएंगे। बट ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाली है, सो व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। मुझे इस स्टोरी के ऊपर कुछ खास लाइक वाइक्स नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट कि आप सभी इसको एंड तक देखें और आपको समझ आए कि आप खुद को किस तरीके से पूरी दुनिया से बचा कर रख सकते हैं। लेट्स डाइव इन। मेरे इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट के एडा शहर में जाना पड़ेगा और दिन था 7 दिसंबर 1982 का और यहाँ तकरीबन रात के 11:30 बज चुके थे। 21 साल की डेबी कार्टर नाम की लड़की वहीं के एक कोचलाइट क्लब के अंदर पार्ट टाइम नौकरी कर रही थी और नाइट शिफ्ट इसकी क्योंकि चल रही थी, तो अपने हाथ में काफी सारी वो ड्रिंक्स की ट्रे वगैरह लेकर ये पूरे क्लब के अंदर घूम रही थी, कस्टमर्स को सर्व कर रही थी। डेबी ने उस टाइम सामने लगी हुई घड़ी की तरफ देखा और अब क्योंकि 11:30 बज चुके थे और मोस्टली जो रश था यहाँ इस पूरे क्लब के अंदर वो अब निकलने वाला था। सो डेबी ने भी अपनी छुट्टी की तैयारी करी क्योंकि थोड़ी देर में उसकी शिफ्ट भी एंड होने वाली थी। उसने जल्दी जल्दी सभी कस्टमर्स की तरफ देखा कि किसी को कुछ ड्रिंक्स वगैरह चाहिए तो नहीं, और तभी उसका ध्यान कोने वाली टेबल के ऊपर गया जहां पर उसके कुछ स्कूल के दोस्त बैठे हुए थे और उन्हीं में से उसकी सबसे खास दोस्त जीना वेटा, उसने भी डेबी कार्टर की तरफ देखा और एक हाथ में बोतल लेकर दूसरे हाथ से हाई किया और कहा कि चलो जल्दी से हमारे पास आ जाओ, टेबल को ज्वाइन करो। पलट में डेबी ने भी उसको इशारा किया कि बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी आई अपनी नाइट शिफ्ट को कंप्लीट करके। तो डेबी ने जल्दी जल्दी सभी कस्टमर्स के ऑर्डर लिए और उन ऑर्डर्स को कंप्लीट करके वो तुरंत भागकर अपने बॉस के पास गई और कहने लगी कि मेरी शिफ्ट अब जल्दी ही खत्म होने वाली है और मेरे दोस्त भी यहाँ पर आए हुए हैं, अगर आपको कोई इशू ना हो तो मैं अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने दोस्तों के साथ जाके थोड़ा एंजॉयमेंट कर सकती हूँ। उसका बॉस, उसको पता था कि डेबी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती लड़की है, उसने मना नहीं किया। उसने कहा कि ठीक है तुम जाओ अपने आराम से दोस्तों के साथ एंजॉय करो। डेबी ने तुरंत अपनी वो एप्रन जो आगे पहना हुआ था उसने वो तुरंत निकाला, अपनी ड्रेस को चेंज करके वो सीधा जाकर उस कोने वाली टेबल पर बैठ चुकी थी जहाँ उसके सभी दोस्त बैठे हुए थे। वो जाकर जीना से मिली, सभी से हाय हेलो किया और अपनी बोतल लेकर अब सबके साथ दारू वगैरह पीने लगी। उस टाइम पर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हुए डेबी ने नोटिस किया कि कुछ कस्टमर्स जो उसके रेगुलर कस्टमर हैं, इस क्लब के अंदर हमेशा आते हैं, उन सभी ने भी डेबी को अप्रोच किया क्योंकि ऑब्वियसली डेबी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और वहां हुए सभी कस्टमर्स उसको किसी तरीके से मनाकर डांस फ्लोर के ऊपर लेकर जाना चाहते थे। सो सभी ने इशारा किया कि कम ऑन डेबी, कम ऑन हमारे साथ आओ डांस फ्लोर के ऊपर, हम साथ में डांस करेंगे। बट डेबी ने सबको इग्नोर किया, लेकिन फिर भी उसके दोस्त जो वहां जिनके साथ वो बैठी हुई थी वो सभी भी डेबी को कंपेल करने लगे कि डेबी चलो आ जाओ यार, थोड़ी देर डांस करते हैं। सो डेबी वहां से खड़ी हुई, उसने अपनी बोतल को वहीं रखा, अपने दोस्तों के साथ उठकर सीधा डांस फ्लोर पर गई और थोड़ी देर डांस वगैरह करने के बाद फाइनली उसने देखा कि हाँ 12:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है और अब ये क्लब बंद होने वाला है। उसने घूमकर अपने बॉस की तरफ देखा, उसके बॉस ने भी अपना इशारा कर दिया कि हाँ अब बंद होने वाला है, तुम सभी अपनी पैकिंग कर लो। डेबी ने सभी को इशारा किया कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके सभी दोस्त अपनी दारू वगैरह की जो बची हुई थी बोतल्स, उन सभी को साथ में लेकर वहां से जाने की तैयारी करने लगे। जीना वेटा, उसने कहा कि देखो अभी हमारे पास दारू पड़ी हुई है और हम सभी का मन है कि हम थोड़ी और दारू पिएं। सो डेबी अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे घर पर मेरे साथ चल सकती हो, हम सभी बैठकर वहीं पर दारू वगैरह पी लेंगे। बट उस टाइम पर डेबी ने क्लियर मना कर दिया कि नहीं, मुझे अभी घर जाना है, सो तुम सभी लोग जीना के घर पर जाओ, वहां पर आराम से जाकर एंजॉय करो। ये बात सुनकर जीना ने भी उसको ज्यादा फोर्स नहीं किया और डेबी सबको हाई टाटा गुड बाय करके अपने क्लब से बाहर निकली। क्लब के जो बाउंसर्स उस टाइम पर खड़े थे, आपको पता होगा कि क्लब्स के अंदर बाउंसर्स वगैरह खड़े किए जाते हैं ताकि कोई भी दारू वगैरह पीकर नशे में भंड होकर वहां हो अल्लाह ना करे। तो इसीलिए उन्हीं बाउंसर्स की ड्यूटी भी होती है कि उस क्लब के अंदर काम करने वाले स्टाफ को वो अच्छे तरीके से पार्किंग तक छोड़ के आए, उनके व्हीकल तक छोड़ के आए। सो डेबी ने अपने बाउंसर को इशारा किया कि मैं जा रही हूँ। उसके साथ एक बाउंसर उसकी गाड़ी तक गया और दूर से उसकी गाड़ी को देखने लगा कि हाँ डेबी सेफली अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुकी है। उसने गाड़ी का शीशा ऊपर किया, गाड़ी को स्टार्ट करके डेबी अपने घर के लिए वहां से निकल चुकी थी। उसके दोस्त जीना वेटा और बाकी सभी वो अपनी अलग गाड़ी लेकर जीना के घर पर पहुंच चुके थे। असल में डेबी कार्टर, उसका बचपन से ये सपना था कि वो जल्दी से जल्दी बड़ी होकर अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट घर ले जहां पर वो अकेली रह सके, अपने माता पिता से अलग रह सके। उसने एकेडमिक्स के अंदर कभी अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं किया। हाई स्कूल के अंदर आते ही वो काफ़ी बार फेल भी हुई और उसके बाद उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और बेचारी डेबी को बाद में काफ़ी सारी अलग अलग पार्ट टाइम नौकरियां करके खुद को पालना पड़ा। क्योंकि आपको पता है कि बाहर के देशों के अंदर अगर बच्चे काम नहीं करेंगे तो माता पिता उनको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। और इससे पहले कि डेबी को उसके माता पिता घर से बाहर निकालते, डेबी ने खुद अपनी माँ पैगी को ये कह दिया कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। और अभी जिस टाइम पर ये सभी ग्रुप बैठकर वहां दारू पी रहा था, उससे सिर्फ 2 महीने पहले ही डेबी ने अलग घर अपार्टमेंट लिया था किराए के ऊपर,
जहाँ पर वो शिफ्ट हो चुकी थी और बिल्कुल अकेले रह रही थी। डेबी की माँ पैगी ने उसके लिए काफी बार चिंता भी जताई कि डेबी तुम बिल्कुल अकेले रहती हो उस अपार्टमेंट के अंदर, हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता होती है। बट उसने कहा कि देखो मॉम, मैं एक क्लब के अंदर काम करती हूँ, वहाँ अलग अलग तरीके के लोगों से मैं हैंडल करती हूँ, सो मुझे पता है कि खुद को किस तरीके से सेफ रखना है और अगर इमरजेंसी आ जाए तो उसको कैसे डील करना है। सो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं मेरा ध्यान खुद से रख लूंगी। डेबी को इस क्लब से निकले 2 घंटे बीत चुके थे, मतलब कि रात के 2:30 बज चुके थे। 8 दिसंबर की सुबह सुबह, मतलब कि 8 दिसंबर अभी शुरू हुआ था, तो 2:30 बजे जीना और उसके सभी दोस्त बैठकर जीना के घर पर दारू वगैरह पी रहे थे। तभी जीना का लैंडलाइन वो बजा और जीना तुरंत भागती हुई सीधा उस लैंडलाइन पर गई। उसने फोन उठाया और सामने से ये फोन किसी और का नहीं बल्कि डेबी का ही था। इनफैक्ट जीना उस टाइम पर बहुत ज्यादा हैरान हो गई डेबी की आवाज सुनकर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो बार बार बोल रही थी कि जीना, मेरे दरवाजे के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, अगर तुम माइंड ना करो तो प्लीज तुम अपने सभी दोस्तों के साथ लेकर मेरे घर पर आ जाओ और चेक कर लो एक बार ये कौन है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। तो जीना ये बात सुनकर उसने तुरंत फोन रखा। वो तुरंत भागती हुई अपने दोस्तों के पास गई, सभी को इमरजेंसी बताई कि डेबी का फोन आया था और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। पीछे से किसी की ठक 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 करने की आवाज आ रही थी और डेबी बहुत ज्यादा परेशान है। सभी लोग अब जाने के लिए तैयार थे और तभी दोबारा से वो फोन बजा। तुरंत भागकर जीना ने वो फोन उठाया और दोबारा से डेबी का ये फोन था। डेबी बोल रही थी कि जीना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी था यहाँ पर मैंने समझा लिया, यहाँ से वो आदमी जा चुका है, ऐसे ही मुझे परेशान कर रहा था। ये बात सुनकर जीना को थोड़ा अजीब तो लगा कि अभी 5 मिनट पहले ही ये डेबी कह रही थी कि मुझे कोई परेशान कर रहा है और 5 मिनट बाद ही बोल रही कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। सो कोई बात नहीं, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम हल हो गई हो। उसने वहीं पर फोन रखा, लेकिन फिर भी वो बार बार सोच रही थी कि मुझे एक बार जाना चाहिए। उसके माइंड में एक थॉट था कि एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि कहीं डेबी को सच में कोई जरूरत ना हो। सो वो अपनी गाड़ी के पास भी गई, बट एट लास्ट मोमेंट जीना का प्लान बदल गया वहां से जाने का। वापस वो अपनी गाड़ी की चाबी लेकर अपने दोस्तों के साथ दारू वगैरह पीने के लिए बैठ चुकी थी। 8 दिसंबर के सुबह 11:15 बज चुके थे, मतलब कि वही सेम मॉर्निंग सुबह के 11:15 बज चुके थे। डोना जॉनसन नाम की एक और लड़की जो कि डेबी की ही स्कूल फ्रेंड थी, वो दूसरे शहर में रहती थी, बट जब भी वो एडा में आती थी वो हमेशा डेबी से मिलकर जाती, क्योंकि एडा में उसके माता पिता रहते थे। उसके माता पिता से मिलकर, अपने सभी दोस्तों से मिलकर वो तभी यहाँ से बाहर निकलती। और उस दिन भी डोना जॉनसन वहां पर आई हुई थी। सुबह के 11:15 बजे वो अपनी गाड़ी लेकर डेबी कार्टर के घर के ड्राइववे में पहुंची। उसने अपनी गाड़ी लॉक करी, सीधा डेबी कार्टर के मेन डोर पर गई और उसको वहां पर बहुत अजीब सा फील हुआ। क्यों? क्योंकि डेबी कार्टर के घर के मेन डोर उसके बराबर में जो खिड़की थी उसका कांच टूटा हुआ था और टूटकर वो सारा नीचे बिखरा हुआ था। ये चीज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अजीब थी। इनफैक्ट अंदर से एक रेडियो चलने की आवाज आ रही थी जिसके अंदर बहुत जोर जोर से गाने बज रहे थे। ये चीज डोना को अजीब लगी। उसने डोर बेल बजानी शुरू करी, लेकिन अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। उसने जोर जोर से दरवाजे को भी खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से अगेन कोई रिप्लाई नहीं आया। जिसके बाद हिम्मत दिखाकर डोना ने डोर नॉब को घुमाया और कमाल की बात यह थी कि वो दरवाजा उस टाइम पर खुला हुआ था। तो जैसे उसने डोर नॉब घुमाई वो दरवाजा खुल गया। अंदर क्लियर अंधेरा, अंदर एक भी लाइट ऑन नहीं, बट अंदर एक रेडियो चल रहा था और उसकी आवाज बाहर तक आ रही थी और साथ में शीशा टूटा हुआ था साइड वाली खिड़की का। सो जैसे ही डोना ने दरवाजा खोला उसने अंदर पैर रखा और उसी टाइम पर उसको लिटरली उसी टाइम पर कुछ अजीब फील हो चुका था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो जैसे ही थोड़ा और अंदर गई, अंदर उस दीवारों का हाल देखकर लिटरली वो बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि घर के अंदर मेन दीवारों के ऊपर लाल रंग के अक्षरों के अंदर कुछ मैसेज लिखे गए थे। उन मैसेजेस को इग्नोर करते हुए डोना सीधा घर के अंदर गई। घर के लिविंग हॉल को क्रॉस करते हुए सामने मौजूद उस बेडरूम में गई और उस बेडरूम को देखते ही डोना बहुत जोर से चिल्लाई और सीधा बाहर की तरफ भागी। क्यों? क्योंकि अंदर बेडरूम में नीचे फर्श पर डेबी की लाश पड़ी हुई थी, वो भी उल्टी, और उसके शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक जुराब पहनी हुई थी उल्टे पैर के अंदर। जैसे ही डोना बाहर की तरफ भागी उसने नोटिस किया कि घर की किचन के बाहर एक टॉप पड़ा हुआ है, जीन्स पड़ी हुई है और अंडरगारमेंट्स पड़े हुए हैं। उन सभी को इग्नोर करते हुए डोना घर से बाहर भागी। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, साथ ही मौजूद एक पे फोन बूथ पर गई। वहां जाकर उसने पुलिस वालों को फोन किया। अब पुलिस वालों की गाड़ियां यहाँ मौके पर चाँव चाँव करते हुए पहुंच चुकी थी। पुलिस वालों ने डेबी के माँ बाप चार्ली और पैगी को भी इन्फॉर्म कर दिया और ये भी लोग मौके पर पहुंच चुके थे। अपनी बेटी की इस तरीके से लाश पड़ी हुई देखकर ये लोग फूट कर रोने लगे। उनको समझ ही नहीं आया कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि सामने का नजारा बहुत ज्यादा बुरा था। जैसे ही पुलिस वालों ने डेबी की लाश पहली बार देखी तो वो समझ चुके थे कि इस हालत में उसके माँ बाप को ये लाश नहीं दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि वो नहीं सह पाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा फर्श नीचे खून से भरा हुआ था। इनफैक्ट डेबी के शरीर के ऊपर पीछे और आगे दोनों साइड बहुत सारे जख्म के निशान थे। और जब पुलिस वालों ने डेबी की लाश को घुमाया, उसका चेहरा ऊपर की तरफ किया, तो उसके चेहरे के अंदर, उसके मुंह के अंदर एक बहुत बड़ा कपड़ा ठूसा गया था। और ये कपड़ा लिटरली, ये कपड़ा आधे से ज्यादा उसकी
सांस लेने वाली नली में भी जा चुका था, क्योंकि जब उन्होंने वो खींचा उनको लग रहा था कि एक छोटा सा रुमाल होगा जिसको डाला गया होगा ताकि ये डेबी चिल्ला ना पाए। बट जब वो खींच रहे थे पुलिस वाले उस रुमाल को, तो वो रुमाल बहुत गहराई से अंदर से बाहर आ रहा था। इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर डैनी स्मिथ वो पर्सनली इस केस को हैंडल करने वाले थे, क्योंकि डेबी कार्टर उनकी बेटी की एक बहुत अच्छी दोस्त थी। इनफैक्ट वो चार्ली और पैगी को भी बहुत क्लोजली जानते थे। सो ये उनको ऐसा लग रहा था जैसे पर्सनली उनके साथ कुछ लॉस हुआ हो, और वो इस चीज की गहराई में अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। पुलिस वालों ने सबसे पहले आस पड़ोसियों से इंटरव्यू लेने शुरू करे, क्योंकि सबसे पहले कोई भी आवाज अगर होती तो उन्हीं को सुनाई देती, बट किसी भी पड़ोसी को वहां चूं तक की आवाज नहीं सुनाई दी उस रात। सो पुलिस वालों ने उसके दोस्तों के इंटरव्यू लेने शुरू किए, उसके कोवर्कर्स के इंटरव्यू लेने शुरू किए। सिर्फ जीना ही थी जो कुछ बता पा रही थी कि मेरे पास डेबी का फोन आया था रात को 2:30 बजे के आसपास, जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके दरवाजे के ऊपर कोई खटखटा रहा है और वो उसको अनकंफर्टेबल कर रहा है, और इसकी मदद के लिए मैं यहाँ से निकलने ही वाली थी। और तभी दोबारा से उसका फोन आया मेरे पास और कहने लगी कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी था यहाँ पर वो चला गया। सो ये बात सुनकर मैं भी कंफर्टेबल हो गई और मैं वहाँ उसको चेक करने के लिए नहीं गई। पुलिस वालों को ये तो समझ आ चुका था कि 2:30 बजे के बाद ही ये सब हुआ है, और 11 बजे यहाँ डोना को उसकी लाश मिली है। सो मौत का टाइम रात को 2:30 बजे से लेकर सुबह 11 बजे के आसपास का होगा। सो इस पॉइंट पर आपको लग रहा होगा कि जो भी वो व्यक्ति था यहाँ जो आया था डेबी को अनकंफर्टेबल करने के लिए, जो उसके दरवाजे पर खटखटाहट कर रहा था, उसी ने सब कुछ किया होगा। केस क्लोज, उस बंदे को पकड़ो, सब कुछ खत्म। बट लिटरली ये केस बहुत लंबा चलने वाला था। इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले थे। पुलिस वालों ने सबसे पहले जीना के जितने भी कोवर्कर्स थे, उस क्लब के अंदर काम करने वाले जितने भी मेल कोवर्कर्स थे, उन सभी के बालों का, उन सभी के ब्लड का सैंपल लिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहीं कुछ ऐसा हो सकता है जिसने ये सब कुछ किया हो। इनफैक्ट पुलिस वालों ने डेबी के सभी दोस्त, जितने भी मेल दोस्त थे, उन सभी का भी सैंपल लिया, उन सभी के बालों का सैंपल, उन सभी के ब्लड का सैंपल लिया, क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि ये किसी दोस्त का भी काम हो सकता है। जिसके बाद डैनी स्मिथ ने खुद उस घर को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि ये घर उन सब के लिए एक बहुत डरावनी सी जगह बन चुकी थी, क्योंकि हर दीवार के ऊपर लाल कलर के अंदर मैसेजेस लिखे गए थे, और ना सिर्फ दीवारों के ऊपर बल्कि डेबी की लाश के ऊपर भी पुलिस वालों के लिए मैसेज छोड़े गए थे। ये घर अंदर से इतना ज्यादा बर्बाद हो चुका था, सारा फर्नीचर इधर उधर किया गया था। देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे इस घर के अंदर बहुत भयंकर लड़ाई हुई हो, और इस लड़ाई में इंसानों ने सबसे ज्यादा फर्नीचर को ही चोट पहुंचाई हो। खैर, पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये काम किसी एक व्यक्ति का तो नहीं है, इसके अंदर हो सकता है एक से ज्यादा बंदे शामिल हो जिसने सारा कुछ किया हो, और अपने आप को बचाने के लिए डेबी ने बहुत ज्यादा कोशिश की हो। बट वो जो करने वाले थे वो ओवर पावर हो गए डेबी के ऊपर, और उन्होंने सारा कांड बैठा दिया। सो सबसे पहले पुलिस वालों ने इन दीवारों के ऊपर जो मैसेजेस लिखे गए थे उन सभी को समझना शुरू किया। सबसे पहली दीवार के ऊपर लिखा हुआ था जिम स्मिथ विल डाई नेक्स्ट। दूसरी तरफ डेबी की कमर के ऊपर ड्यूक ग्रैहम लिखा हुआ था, और डेबी के फ्रंट में चेस्ट के ऊपर DIE लिखा हुआ था। डेबी के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ था ये उसके खून से नहीं बल्कि केचप से लिखा गया था, और जो भी कुछ दीवारों के ऊपर लिखा था वो सब कुछ नेल पॉलिश से लिखा गया था। और ये केचप और ये नेल पॉलिश दोनों ही चीजें डेबी की खुद की थी। और लिविंग हॉल की दीवारों के ऊपर नेल पॉलिश से बहुत बड़े अक्षरों में लिखा गया था डोंट लुक फॉर अस और एल्स। मतलब कि ये चीज देखकर पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये अस लिखा हुआ है, मतलब यहाँ व्यक्ति एक से ज्यादा है, हमको एक से ज्यादा बंदों को पकड़ना है। ये जो दोनों नाम लिखे हुए थे, जिम स्मिथ विल डाई नेक्स्ट और ड्यूक ग्रैहम, जो कि उसके पीछे कमर पे लिखा हुआ था डेबी की, इन दोनों को पुलिस बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। जिम स्मिथ असल में यहीं का लोकल छोटा मोटा एक क्रिमिनल जिसका काम चोरी चकारी और लूटमारी करना। दूसरी तरफ ड्यूक ग्रैहम वो यहीं के एक लोकल क्लब का ऑनर था, और उसका भी पुलिस वालों के साथ काफी बार 36 का आंकड़ा रहा है। कई बार उसने पुलिस वालों के ऊपर गोलियां भी चलाई हैं। दूसरी तरफ पुलिस वालों को डेबी के बेडरूम में रखे हुए बेड के ऊपर एक खून से भरा हुआ, ये असली खून था, खून से भरा हुआ एक हैंडप्रिंट मिला, और पुलिस वालों को अब जानना था कि आखिर हैंडप्रिंट किसका है। मैं बात कर रहा हूँ 1982 की। उस टाइम पर इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि बहुत सारे फोरेंसिक वाले काम जल्दी निपटाए जा सके। एक छोटे से काम को भी करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगने वाला था। अगले दिन 9 तारीख को डेबी कार्टर की ऑटोप्सी की गई, और उस ऑटोप्सी के अंदर ये कंफर्म हो चुका था कि डेबी के साथ मरने से पहले काफ़ी बार रेप किया गया है, और ये रेप बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, क्योंकि उसके जांघों के ऊपर बहुत भयंकर निशान थे जख्म के, और ये प्रूव कर रहे थे कि जो भी कुछ हुआ बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किया गया था। और जब ये काम वो आदमी कर रहा होगा तो उसके कुछ प्यूबिक हेयर्स नीचे छूट गए,
बेचारे डेबी कार्टर के शरीर पर। अब डॉक्टर्स ने वो सैंपल्स भी उठाए, वो प्यूबिक हेयर्स कलेक्ट कर लिए जानने के लिए कि आखिर किसके हो सकते हैं। सो पुलिस वालों के सामने बहुत सारे मेल्स, स्पेशली मेल्स आने लगे अपना अपना सैंपल्स देने के लिए, क्योंकि सभी को यहाँ झटका लगा था डेबी कार्टर की मौत का, क्योंकि ऐसा काम ना तो कभी पहले एडा ओक्लाहोमा में हुआ, ना ही इसके बाद कभी होने वाला था। ये एकमात्र ऐसा इंसिडेंट था एडा ओक्लाहोमा में जिसने पूरे के पूरे शहर को सड़कों के ऊपर ला दिया था। लोग बार बार प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस वालों के ऊपर दबाव बना रहे थे कि किसी भी हाल में इसके किलर्स को, इसके रेपिस्ट को पकड़ो, तभी हमें शांति मिलेगी, वरना ये काम किसी और के साथ भी हो सकता है। पुलिस वालों ने जितने भी दोस्तों के इंटरव्यू लिए, उसमें सबसे पहले ग्लेन गोर, जो कि सबसे पहले पहुंचा था पुलिस स्टेशन में अपना इंटरव्यू देने के लिए और डेबी के बारे में बताने के लिए। और ये ग्लेन गोर नाम का डेबी का दोस्त पिछली रात, मतलब कि जिस रात इन लोगों ने दारू वगैरह पी थी, उस रात डेबी के साथ ही था उस नाइट क्लब के अंदर। वो डेबी और जीना का म्यूचुअल फ्रेंड था, सिर्फ यही एक मेल फ्रेंड था। और इसने सबसे पहले जाकर पुलिस वालों के सामने इंटरव्यू दिए, और इसने जो इंटरव्यू दिया उसमें साफ दिख रहा था कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है डेबी की मौत से। इसने अपने सैंपल्स देने के लिए भी पुलिस वालों को कहा कि आप कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे भी सैंपल ले लीजिए, लेकिन आप प्लीज डेबी के किलर्स को पकड़ लीजिएगा। जैसा इंटरव्यू ग्लेन गॉर ने दिया, उस टाइम पर बाकी सभी दोस्तों ने भी बिल्कुल वैसे ही बातें करी कि हमें नहीं पता कौन हो सकता है, बट हम सभी डेबी की मौत से बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये बात सुनकर पुलिस वाले ऑब्वियसली सभी दोस्तों को साइड में रख चुके थे। अब बारी थी जिम स्मिथ और ड्यूक ग्रैहम की, जिनका नाम उस घर में और डेबी की शरीर के ऊपर लिखा हुआ मिला था। बट जल्दी ही इन दोनों को भी पुलिस वालों ने क्लीन चिट दे दी, क्योंकि जिम स्मिथ तो पहले से ही जेल के अंदर था, तो जेल के अंदर रहते हुए तो ये काम कर ही नहीं सकता। दूसरी तरफ ये ड्यूक ग्रैहम, इसके पास एक सॉलिड एलाबाई था कि ये उस रात इस एडा शहर के अंदर था ही नहीं। इसने अपनी टिकट्स वगैरह दिखा दी पुलिस वालों को कि उस टाइम पर वो वहां पर था, आप जाकर देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिएगा। मैं दूसरे शहर में काम पर गया था, सो मैं तो ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बेचारी डेबी कार्टर का अंतिम संस्कार किया गया, और ये पहली बार था इतिहास के अंदर इस शहर के जब किसी लड़की का ओपन कास्केट, मतलब कि उसके ताबूत के ऊपर ढक्कन भी नहीं लगाया गया। उसके शरीर को सिर्फ कपड़ों के अलावा किसी भी चादर वगैरह से ढका नहीं गया, क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि देखें, पूरा देश देखे कि किस तरीके की बेरहमी के साथ डेबी कार्टर को मारा गया है। उसके फेस के ऊपर बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया गया। आपको मैं बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विदेशों के अंदर अगर कोई मरता है तो उसके फेस के ऊपर मेकअप किया जाता है, या तो उसके परिवार वालों द्वारा या फिर फ्यूनरल होम के द्वारा, ताकि मरने वाले के रिश्तेदारों को ऐसा लगे कि ये अभी भी जिंदा है और अभी खड़ा हो जाएगा। बट डेबी कार्टर के साथ ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो मेकअप लगाते तो जितना भी वो उसका फेस बिगाड़ा गया था, उसके फेस के ऊपर बहुत भयंकर वार किए गए थे, वो सभी इंजरीज छुप जाती और ये गुस्सा भी उनका ठंडा हो जाता। इसलिए पूरा का पूरा ताबूत ओपन रखा गया, उसको कोई मेकअप नहीं किया गया, और पूरे शहर के अंदर घुमाकर तब जाकर डेबी को वहीं के कब्रिस्तान के अंदर दफनाया गया था। पुलिस वालों के पास एकमात्र उस टाइम पर सबूत था तो वो खून से सना हुआ हैंड प्रिंट, क्योंकि बाकी तो उस टाइम पर टेक्नोलॉजी थी नहीं कि वो डीएनए वगैरह एक्सट्रैक्ट करके मैच करके सीधा किलर को पकड़ लें। उस टाइम पर था तो सिर्फ वो हाथ का निशान जो खून से सना हुआ था। पुलिस वालों ने इस हाथ के निशान के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। लेबोरेटरी वालों से भी आप जल्दी से जल्दी पता लगाइए कि किसका निशान है। अगर ये डेबी का है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, अगर ये डेबी का नहीं है तो ऑब्वियसली ये उसके किलर का ही होगा, जिसने गलती से डेबी के खून के अंदर हाथ रख के बेड के ऊपर हाथ रखा होगा और उसका निशान वहीं पर रह गया। 3 महीनों का समय बीत चुका था, मार्च 1983 का टाइम आ चुका था। अब पुलिस वालों के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि इस केस को सॉल्व करने का, क्योंकि पब्लिक अभी भी शांत नहीं हुई थी। वो बार बार प्रदर्शन कर रही थी, सरकार से गुहार लगा रही थी कि किसी भी तरीके से डेबी कार्टर के मर्डरर्स को पकड़ा जाए। 3 महीने तक वेट करने के बाद भी अभी तक उस हैंडप्रिंट के बारे में पता नहीं चल पाया कि किसका है। पुलिस वालों ने वहां लोकल लोगों से बात करनी शुरू करी कि आखिर काम कौन कर सकता है। और 3 महीनों तक बात करने के बाद पुलिस वालों को फाइनली 2 लोगों के नाम मिले, जो पुलिस वालों को लग रहा था कि हाँ, ये काम डेबी कार्टर के साथ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला और मेन सस्पेक्ट था 30 साल का रॉन विलियमसन नाम का एक आदमी, जो डेबी कार्टर के घर से सिर्फ 2 ब्लॉक्स दूर ही रहता था। इनफैक्ट रॉन विलियमसन ये पुराना पापी था इस पूरे इलाके का, क्योंकि इसने बहुत सारे क्राइम्स कर रखे थे, दारू पीकर इधर उधर किसी के भी घर में घुस जाना, उसके साथ मार पिटाई करना। बट रॉन विलियमसन ने आज तक किसी के साथ भी रेप वगैरह नहीं किया था, बाकी सब कुछ उसने कर रखा था। दूसरा सस्पेक्ट डेनिस फ्रिट्ज 23 साल का, इसके ऊपर भी आरोप थे कि ये रॉन विलियमसन के साथ काफी टाइम स्पेंड करता है और ये दोनों मिलकर ही किसी भी कांड को अंजाम देते हैं और दोनों का ही एक साथ जेल में अंदर बाहर आना जाना है। दोनों का नाम पुलिस वालों के माइंड में सबसे पहले सिर्फ इसलिए था क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि एक काम करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं या 2 लोग हैं, और इनफैक्ट ये जोड़ी हो सकती है रॉन विलियमसन और डेनिस फ्रिट्ज नाम के इन दोनों व्यक्तियों की, जिसने सारा कांड किया हो। 28 मार्च 1983 को फाइनली वो रिपोर्ट भी आ गई, जिसके अंदर ये बताया गया कि ना तो ये हैंडप्रिंट डेबी का खुद का है, ना ही ये हैंडप्रिंट रॉन का है, ना ही हैंडप्रिंट डेनिस का है,
बट पुलिस वालों के पास इतना प्रेशर था कि उन्होंने रॉन और इस डेनिस से इतनी भयंकर पूछताछ करी, इनको जी लगाकर तोड़ा, इनकी सर्विस करी और उसके बाद फाइनली इनके ऊपर एक लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया जिसके अंदर दोनों ये फेल हुए और पुलिस वाले अब समझ चुके थे कि जो भी कुछ काम किया है इन दोनों ने ही किया है। पुलिस वालों ने इन रॉन और डेनिस के खिलाफ एक सर्कमस्टेंशियल केस बनाना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास कोई सबूत तो थे नहीं इन दोनों के खिलाफ। बट इन दोनों की हिस्ट्री देखते हुए कोर्ट में सिर्फ यही चार्जशीट दायर करी कि इन दोनों ने ये काम किया होगा क्योंकि इनका हिस्ट्री कुछ ऐसी ही है। इनफैक्ट दिसंबर 1983 मतलब एक साल बीत चुका था बेचारी डेबी कार्टर के मर्डर को और तब एक कस्टमर जो कि उस टाइम पर कोचलाइट नाइट क्लब में मौजूद था, वो कस्टमर पुलिस वालों के सामने आया और कहा कि मैंने उस रात रॉन को पार्किंग एरिया में देखा था। जब मैं यहां से घर जा रहा था तब मैंने देखा था रॉन को पार्किंग एरिया के अंदर खड़े हुए, बट उसके साथ डेनिस फ्रिट्ज उस टाइम पर नहीं था। हो सकता है बाद में इसके साथ मिला हो। और जब पुलिस वालों ने बात सुनी तो पुलिस वाले समझ चुके थे कि जो भी कुछ काम किया है इन रॉन और डेनिस ने ही किया है और ये अब हमारे आगे बाऊजी बन रहे हैं, बट इनको बाऊजी हम बना देंगे। बट ये रॉन विलियमसन और डेनिस फ्रिट्ज ये बार बार इस बात के ऊपर अड़े हुए थे कि जब हमारा फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हुआ तो आप लोग हमारे ऊपर किस तरीके से केस बना सकते हो। फाइनली कोर्ट से ऑर्डर लिया पुलिस वालों ने कि हम दोबारा से एक बार डेबी कार्टर की लाश को बाहर निकलवाएंगे 4 सालों बाद। 1 मई 1986 को फाइनली ये ऑर्डर पास हुआ कि हाँ डेबी कार्टर की लाश को बाहर निकाल लो और दोबारा से मैच करो कि क्या पता है हैंडप्रिंट डेबी का खुद का ना हो। और जब अब की बार हैंडप्रिंट वो चेक किया गया अच्छी तरीके से थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से और अब की बार ये प्रूव हो गया कि ये हैंडप्रिंट किसी और का नहीं बल्कि डेबी कार्टर के खुद का है। मतलब ऐसा हुआ होगा उसने अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसके हाथ पे तो खून वगैरह लगा ही हुआ था, हो सकता है उसने आपको बचाने के लिए बेड को पकड़ा हो या फिर खुद को धक्का वगैरह दिया हो और उस टाइम पर ये खून ये हैंडप्रिंट उस बेड के ऊपर लग गया। फाइनली पुलिस वालों ने कह दिया कि रॉन और डेनिस तुमने बहुत चालाकी से सारा काम किया है, ये हैंडप्रिंट डेबी का खुद का है, अब इस बात को तो तुम क्लियर कर दो। पुलिस वालों ने इनके प्यूबिक हेयर्स का भी सैंपल लिया और इनफैक्ट जो प्यूबिक हेयर्स डेबी कार्टर के जांघों से मिले थे किसी मेल के, उनके साथ जब मैच किया गया तो काफी हद तक रॉन और डेनिस के वो प्यूबिक हेयर्स मैच कर रहे थे उन बालों से जो कि डेबी कार्टर की लाश पे मिले थे। सो फाइनली पुलिस वालों ने अपने सारे सबूत इकट्ठे किए और 8 मई 1986 के दिन कोर्ट के अंदर पेश करके ये पूरा का पूरा केस रॉन विलियमसन और डेनिस फ्रिट्ज के ऊपर डाल दिया गया और कोर्ट ने भी इन दोनों को डेबी कार्टर के फर्स्ट डिग्री मर्डर के ऊपर गिरफ्तार कर लिया, इनके ऊपर केस बना दिया गया। डेबी कार्टर के मर्डर के आरोप में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि फाइनली डेबी कार्टर को इंसाफ मिला और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब डरने की बात नहीं है, ये दोनों अब कुछ भी नहीं कर सकते। 2 सालों का टाइम बीत गया। 1988 में फाइनली इस केस के ऊपर फैसला आया और इस फैसले में रॉन विलियमसन को, इस केस में मेन आरोपी था, इसको डेथ पेनल्टी सुनाई गई। दूसरी तरफ डेनिस फ्रिट्ज को 40 सालों की गैर जमानती सजा सुनाई गई जिसके अंदर वो पैरोल के ऊपर भी बाहर नहीं आ सकता। ये भी डेट तय कर दी गई कि किस दिन रॉन विलियमसन की जान लेनी है लीथल इंजेक्शन लगा के और ये डेट थी 27 सितंबर 1994 की। मतलब कि 12 साल बीत जाने के बाद फाइनली अब रॉन विलियमसन डेबी कार्टर के आरोपी को सजा मिलने वाली थी उसके कर्मों की। एडा शहर के लोग फाइनली अब रातों को चैन से सो पा रहे थे सोचकर कि डेबी कार्टर के मर्डरर रॉन विलियमसन और डेनिस फ्रिट्ज वो जेल के अंदर हैं और अब उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये सब कुछ बदलने वाला था 6 सालों के बाद, यानी कि 1994 में वो दिन आने वाला था जब रॉन विलियमसन को डेथ पेनल्टी दी जानी थी। 22 सितंबर 1994 के दिन एग्जैक्टली 5 दिनों पहले जब रॉन विलियमसन को डेथ पेनल्टी दी जानी थी, उसको लीथल इंजेक्शन लगाया जाना था, एग्जैक्टली 5 दिनों पहले इस रॉन विलियमसन के वकील ने एक अपील दायर करी जिसमें उस वकील ने यही कहा था कि मेरे क्लाइंट रॉन विलियमसन को उसके अधिकार नहीं मिले, जो संविधान के अधिकार है अमेरिका में, वो नहीं दिए गए क्योंकि ये केस सिर्फ और सिर्फ दबाव में बनाया जा रहा है मेरे इस पूरे क्लाइंट के ऊपर, मेरे इस क्लाइंट के ऊपर। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस डेथ पेनल्टी के ऊपर स्टे लगाकर इस केस की दोबारा से जांच करवाएं क्योंकि मेरे क्लाइंट ने सब कुछ किया ही नहीं। जिसके बाद कोर्ट ने दोबारा से इस केस को स्टडी किया और फाइनली सिर्फ 5 दिनों पहले इस केस के ऊपर फैसला भी आ गया और रॉन विलियमसन की डेथ पेनल्टी के ऊपर स्टे लगा भी दिया गया। 5 साल और बीत गए और फाइनली 1999 में एडा पुलिस के पास एक कॉल आई और ये कॉल जैसे ही पुलिस वालों ने एक्सेप्ट करी वो समझ चुके थे कि जो भी आज तक, मतलब कि अभी तक 18 साल तक जो उन्होंने मेहनत करी है इस केस के ऊपर, वो बिल्कुल जीरो है क्योंकि अभी इस केस के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। ये फोन कॉल किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस वालों के खबरी नहीं किया था जिसने बहुत लंबे टाइम तक इस केस के ऊपर काम किया और फाइनली सच निकाल कर लाया। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक रिकंस्ट्रक्शन थी इस पूरे केस की जो कि डेबी कार्टर के साथ हुआ था। 7 दिसंबर 1982 की रात को
डेबी कार्टर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब उसकी शिफ्ट एंड होने वाली थी और उसने अपने दोस्तों को भी देख लिया था जो कि कोने में टेबल पर बैठे हुए थे और वो उनके साथ जाकर अब पार्टी करने वाली थी। सो डेबी कार्टर अपने बॉस के पास गई, उसे छुट्टी की बात करने लगी और उसके बॉस ने छुट्टी दे दी और फाइनली डेबी कार्टर अपनी ड्रेस चेंज करके अपने दोस्तों के साथ बैठ चुकी थी। बहुत सारे लोग थे वहाँ पर जो डेबी कार्टर को बुला रहे थे क्योंकि सभी लोग वहाँ पर जानते थे डेबी कार्टर को, वो उनको दारू वगैरह सर्व करती थी। सभी लोग जानते थे, सभी लोग बुला रहे थे कि आओ डांस फ्लोर के ऊपर हमारे साथ डांस वगैरह करो, बट डेबी सभी को मना कर रही थी। इनफैक्ट पूरा ग्रुप ने जब डेबी को कंपेल किया कि चलो हम सभी तुम्हारे साथ चलते हैं, डांस फ्लोर के ऊपर आ जाओ, थोड़ा मजा करेंगे, तब डेबी खड़ी हुई और सभी के साथ जाकर डांस वगैरह करने लगी। तब यहाँ पर एक आदमी था जो बार बार डेबी के साथ डांस करने की कोशिश कर रहा था और उसे डेबी अनकंफर्टेबल हुई। उसने उसी डांस फ्लोर के ऊपर उस आदमी से थोड़ी दूरी बना ली और कह दिया कि नहीं, थोड़ी दूर रहकर बात करो, थोड़ा दूर रहकर डांस करो, और वो आदमी वहीं पर समझ गया। बट उस आदमी के माइंड के अंदर डेबी कार्टर अब इस टाइम पर घुस चुकी थी। फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये आदमी रॉन विलियमसन नहीं था और ना ही ये डेनिस फ्रिट्ज था। इनफैक्ट ये जो आदमी था इसको डेबी कार्टर बहुत बहुत अच्छे से जानती थी। ये उसका हाई स्कूल में दोस्त था, बचपन से ये लोग साथ में पढ़े हुए थे। बट ये इस टाइम पर बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था डेबी कार्टर के साथ जो उसको अनकंफर्टेबल कर रही थी। जैसे ये क्लब बंद हुआ उस टाइम पर डेबी भी अपने क्लब से बाहर निकली और एज पर रूल्स उस बाउंसर को डेबी को उसकी पार्किंग एरिया तक छोड़ के आना था, उसकी गाड़ी तक। डेबी कार्टर उस क्लब से बाहर निकली पार्किंग में जाने के लिए, एक बाउंसर उसके साथ गया उसको गाड़ी तक छोड़ने के लिए। तब उस टाइम पर उसका वही क्रीपी सा डांस पार्टनर जो उसके पीछे पड़ा हुआ था वो उस टाइम पर वहीं खड़ा था और दूर से खड़े होकर डेबी कार्टर को देख रहा था कि किसी तरीके से वो डेबी कार्टर से बात कर सके। डेबी वहां से निकल चुकी थी अपनी गाड़ी लेकर, बट इस आदमी को पता था कि डेबी कहां पर रहती है। वो भी अपनी गाड़ी उठाकर डेबी के घर के आसपास ही चक्कर लगाने लगा और अपनी गाड़ी दूर खड़ी करके रात के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जब वो डेबी के घर के सामने आया पैदल, तब उसने देखा कि डेबी के ऊपर वाले कमरे की लाइट अभी भी चल रही है, मतलब डेबी अभी भी जग रही है। वो धीरे धीरे चलकर डेबी के मेन डोर तक गया, सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे की जो 2-3 सीढ़ियां थी उन सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर उसने जोर जोर से डेबी के घर के मेन दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। ये आवाज सुनकर डेबी ने अंदर से ही उसे पूछना शुरू किया कि हाँ जी कौन है और इतनी रात को मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ से उस आदमी ने रिप्लाई किया डेबी को कि मैं हूं, और ये नाम सुनते ही डेबी ऑब्वियसली उसको जानती थी। उसने तुरंत अपनी दोस्त जीना को फोन किया कि मेरे दरवाजे के ऊपर एक अजीब सा आदमी है, तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ। ये फोन करके डेबी अपने दरवाजे तक आई और पूछने लगी कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब पलटकर उस आदमी ने कहा कि मैं सिर्फ यहाँ पर हाय हेलो करने के लिए आया हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और डेबी ने अपना दरवाजा वो खोल दिया और जैसे वो दरवाजा खोला वो आदमी बहुत झपट कर सीधा डेबी के ऊपर पड़ा और पूछने लगा कि अभी अभी तुम्हारी किसी से बात हुई थी फोन पर, मैंने सुना है बाहर खड़े होकर, जिसको भी फोन किया है, जिसको भी तुम बुला रही हो उसको तुरंत फोन करके ये कहो कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब डेबी जो कि उसके लिटरली उस टाइम पर उसके पूरे कब्जे में थी, डेबी और कुछ कर भी नहीं सकती, उसने दोबारा से अपना लैंडलाइन उठाया और जिस टाइम पर दोबारा से उसने जीना को फोन किया था यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो मुझे परेशान कर रहा था वो यहाँ से जा चुका है, उस टाइम पर बेचारी डेबी उस व्यक्ति के कब्जे में थी। और अगर जीना उस टाइम पर अपना माइंड ना बदलती, किसी तरीके से अपने दोस्तों को लेकर यहाँ पर पहुंच जाती, तो हो सकता था उस टाइम पर डेबी बचाई जा सकती थी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि वो यहाँ पर क्यों आया था। उसने डेबी के सामने कन्फर्म कर लिया कि देखो मैं तुम्हें वहाँ से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे आज रात तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं, मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है। अब जैसे ये बात डेबी ने सुनी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई, उसने क्लियर कट मना कर दिया इस व्यक्ति को और कहने लगी कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरा दरवाज़ा बंद करो। बट ये आदमी यहाँ पर कुछ और ही नियत से आया हुआ था, इसका यहाँ से जाने का प्लान तो नहीं था। ये बात सुनकर उसने तुरंत झपट कर डेबी को पकड़ा, उसके हाथ पैर अपने कब्जे में किए, अपने अंदर उसको समेट कर सीधा अंदर की तरफ लेकर जाने लगा। बट अब क्योंकि पूरे घर के अंदर पूरे स्ट्रगल के निशान थे, देखकर ही लग रहा था वो डेबी को घसीट कर लेकर जा रहा होगा। बट डेबी इधर उधर अपने हाथ पैर मार रही थी, किसी तरीके से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। बट वो आदमी उसके ऊपर ओवर पावर हो चुका था। लेकिन वहां जाते जाते बीच में ही उसने डेबी के कपड़े भी बाहर निकालने शुरू करे, ऊपर वाला टॉप निकाला, अंडरगारमेंट्स वगैरह निकाले, नीचे से उसकी जीन्स वगैरह निकाल कर वहीं मेन लिविंग हॉल के अंदर ही यहाँ पूरे तरीके से डेबी को न्यूड करके वो अंदर घसीटते हुए लेकर गया, जाकर उसके साथ बलात्कार किया। अब बलात्कार करने के बाद डेबी जब पूरे तरीके से बेहोशी की हालत में थी, उसके मुंह के अंदर वही साइड में पड़ा हुआ डेबी का ही वॉश क्लॉथ उसको उठाया और सीधा डेबी के मुंह में घुसा दिया, क्योंकि अब उसे एक बहुत जरूरी काम भी करना था। जी हाँ, डेबी के मुंह को साइलेंट करने के बाद उसने फोन कोड, जिस फोन से उसने जीना को फोन किया था वही फोन कोड उठाकर लाया और उस फोन कोड को डेबी के गले के चारों तरफ लपेटकर बहुत जोर से खींचा। लेकिन अभी भी वो श्योर नहीं था कि डेबी मर चुकी है। इनफैक्ट उसने डेबी की बेल्ट उठाई जो कि उसके पिता ने डेबी के 21वें बर्थडे पर दी थी,
तकरीबन 2-2.5 महीने पहले ही उसका बर्थडे था और उसके पिता ने वो बेल्ट दी थी एज ए बर्थडे गिफ्ट, और उसी बर्थडे गिफ्ट से, उसी बेल्ट से इस किलर ने डेबी के गले के ऊपर इतना जोर लगाकर उसको खींचा कि डेबी ऑन द स्पॉट मर चुकी थी। जिसके बाद ये किलर वहीं पर खड़ा हुआ, उसने कुछ देर तक डेबी की लाश को देखा और फाइनली उसके ड्रेसिंग टेबल पर जाकर वहां से उसने नेल पॉलिश वगैरह उठाई, क्योंकि उसका प्लान था इस पूरे क्राइम सीन को घुमाने का। उसने जितना भी फर्नीचर वहां पड़ा हुआ था पहले तो उसको भी तहस नहस किया और अलग अलग दीवारों के ऊपर वो मैसेजेस लिखने शुरू किए कि जिम स्मिथ विल डाई नेक्स्ट, डोंट लुक फॉर अस और एल्स, वो सारी चीज़ लिखनी शुरू की। उसने डेबी के शरीर के ऊपर कैचअप से भी लिखा कि डाई, और पीछे वो जो भी मैसेज लिखा था उसने वो ड्यूक ग्रैहम वाला, वो सारी चीज़ें लिखी ताकि पुलिस वालों को घुमाया जा सके। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये डेबी का किलर डेबी के घर में रहा, ये सारा काम करने के लिए, परफेक्ट क्राइम सीन को बनाने के लिए, ताकि उसकी पहचान कहीं से भी ना आए। जब उसने देखा कि हाँ सारा काम हो चुका है, वो घर से बाहर निकलने वाला था, बट उसने मुक्का मारकर साइड वाली खिड़की तोड़ दी ताकि ऐसा लगे कोई भी यहाँ व्यक्ति आया होगा तो वो जबरदस्ती इस घर में घुसा था। उस व्यक्ति को डेबी कार्टर ना ही जानती होगी, ना ही उसको कभी देखा होगा, तभी तो उसने वो खिड़की का शीशा तोड़ा और अंदर से उसका दरवाजा वगैरह खोला होगा और बाद में अंदर स्टेप इन किया होगा। लेकिन यहाँ तो मैटर कुछ और ही था। डेबी कार्टर अपने किलर को बहुत अच्छे से जानती थी, उसके ऊपर बहुत गहरा विश्वास भी करती थी। इस सारा कांड करने के बाद वो उस घर से बाहर निकला, दरवाजे को ढाला, ऐसे ही अनलॉक छोड़ दिया और वहां से निकल चुका था। उसी दिन दोपहर के टाइम पर डेबी का किलर सभी लोगों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में भी गया, अपना दुख जताया और कहा कि हाँ मैंने पिछली रात डेबी को देखा था, बट उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। बट ये किलर उसका बहुत पहले ही पकड़ा जाना था। सिर्फ यहाँ दिक्कत रही कि जब पुलिस वालों ने सैंपल मंगवाए थे सभी सस्पेक्ट्स के बालों के और उनके ब्लड के, उस टाइम पर ये किलर किसी तरीके से पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर ना ही तो उसने अपने बालों का सैंपल दिया, ना ही उसने अपने ब्लड का सैंपल दिया। वो ऐसे ही निकल गया। वो पुलिस स्टेशन आया था ये सब कुछ देने के लिए, बट वो आंखों में धूल झोंक कर निकल चुका था वहां से। इनफैक्ट उसने 1 साल बाद अपनी स्टेटमेंट भी बदली और कहा कि हाँ मैंने कोच नाइट क्लब के अंदर उस रात रॉन विलियमसन को भी देखा था, ताकि पुलिस वाले रॉन विलियमसन के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गली केस बना सके। इनफैक्ट रॉन विलियमसन और डेनिस स्मिथ को जब सजा दिलवाई जानी थी, उस दिन पुलिस वालों ने डेबी के असली किलर को मेन विटनेस बनाया, गवाह बनाया, कोर्ट के अंदर ले जाकर खड़ा किया और उसने गवाही दी कि हाँ मैंने रॉन विलियमसन को उस रात पार्किंग एरिया में देखा था उस नाइट क्लब की, जो कि सीधे तौर पर यह इशारा था कि वो डेबी का पीछा कर रहा है। और इसी गवाही की वजह से कोर्ट ने रॉन विलियमसन को डेथ पेनल्टी सुनाई थी। उस टाइम पर रॉन ने अपनी मौत से सिर्फ 5 दिनों पहले वो पिटीशन दायर की कि उसकी सजा के ऊपर स्टे लगाया जाए, और ये स्टे लग भी गया। और इसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, 1999 में फाइनली डीएनए टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, और जब पुलिस वालों ने डीएनए निकाले सभी सस्पेक्ट के और जो भी वहां सीमन सैंपल मिला था डेबी कार्टर की बॉडी के ऊपर, तब पुलिस वालों को पता लग चुका था कि यहाँ दिक्कत कुछ और है, क्योंकि कोई भी डीएनए सैंपल ना ही रॉन से मैच हुआ ना ही डेनिस फ्रिड से मैच हुआ। बट यहाँ दिक्कत ये रही कि 1987 के अंदर ये डेबी का असली किलर एक रॉबरी के आरोप में पुलिस वालों ने इसे झप लिया और जाके सीधा इसकी सर्विस करी और सब कुछ वो केस वगैरह बना और ये सजा काटने लगा। इसको 22 सालों की गैर जमानती सजा सुनाई गई थी इस रॉबरी के केस में, क्योंकि इसने मारपिटाई भी करी थी जहां इसने चोरी करी थी। बट 1995 में वहां एक रूल आया अमेरिका में कि जितने भी इनमेट, जितने भी ये कैदी हैं अंदर जेलों के अंदर, उन सभी का ब्लड सैंपल लिया जाए ताकि इनकी हिस्ट्री बनाई जाए, इनका एक रिकॉर्ड बनाया जाए, इनका एक डाटाबेस बने और पुलिस वालों को पता हो कि कौन कौन है। सो उस टाइम पर 1995 में डेबी के असली किलर का भी ब्लड सैंपल लिया गया और यही ब्लड सैंपल आगे चलकर 1999 में उस डीएनए से मैच हुआ, परफेक्ट मैच हुआ, जो कि डेबी कार्टर के शरीर के ऊपर से सीमन मिला था। शायद आप लोगों ने अभी तक गैस कर ही लिया होगा कि डेबी का किलर कोई और नहीं बल्कि डेबी का खुद का क्लासमेट जिसके साथ वो बचपन से पढ़ती आई थी, ग्लेन गौर। जी हाँ, वही ग्लेन गौर जिसने सबसे पहले जाकर पुलिस के सामने ये रोना धोना किया था कि मेरे दोस्त के साथ ये सब कुछ हो गया, आप प्लीज़ उसके किलर को छोड़ना नहीं, ये वो सब कुछ सारा उसने तामझाम रचाया था, लेकिन एंड में जाकर वो खुद फंस गया। फाइनली 24 जून 2006 को ग्लेन गौर को भी सजा सुनाई गई। इसका भी 2 ट्रायल चले और 24 जून 2006 को इसको 40 सालों की गैर जमानती सजा सुनाई गई। जिस टाइम पर इसको सजा सुनाई गई इसकी खुद की उम्र 45 सालों की हो चुकी थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो रॉन के साथ हुई, क्योंकि जब उसको गलत सजा दी जा रही थी उस टाइम पर रॉन बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग स्टेट में जा चुका था। लेकिन जब उसके ऊपर तो चार्ज हटाए गए, बट उस टाइम पर भी रॉन नहीं उभर पाया
दिक्कत यहाँ सिर्फ ये थी कि वो बहुत बहुत गंदे डिप्रेशन में जा चुका था, वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाया और सिर्फ 51 साल की उम्र में 2004 में रॉन की भी एक नर्सिंग केयर के अंदर मौत हो चुकी थी। टैबी की मां पैगी 2016 तक भी पैगी ने ग्लेन गौर को अलग अलग टाइम पर लेटर्स लिखे सिर्फ ये जानने के लिए कि उसने उसकी बेटी को क्यों मारा, बट ग्लेन गौर ने आज तक उसके लेटर्स का कभी रिप्लाई नहीं किया। सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके साथ आप पार्टीज एंड ऑल करते होंगे, आपको भी ऐसे बहुत सारे दोस्त मिले होंगे, स्पेशली लड़कियों को जिनके उनके मेल फ्रेंड्स आकर उनके साथ अप्रोच करते हैं, वो सिर्फ उनको दोस्त मानती हैं बट उनके वो मेल फ्रेंड्स कुछ और ही माइंड में रखते हैं और उनके सामने आकर वो अप्रोच कर भी लेते हैं। बेशक आप कितने भी प्यार से उनको समझा लें, हो सकता है कुछ लोग समझ जाएं, बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं समझ पाते, वो इसको अपने ईगो पर ले लेते हैं और बहुत बहुत गलत कर बैठते हैं, जैसा कि इस केस में टैबी के साथ हुआ। आप अपने दोस्त कैसे बना रहे हैं, किनके साथ आप बैठ उठ रहे हैं, किनके साथ आप पार्टी कर रहे हैं, किनके साथ आप फ्रैंक हो रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप देख लें खुद को सेफ रखने के लिए, क्योंकि सामने वाला आपके लिए उसके माइंड में क्या सोच कर बैठा है ये कभी पता नहीं चल पाएगा जब तक वो खुद प्रैक्टिकल ना कर दे। इसीलिए आप अपने आप को सेफ रखें, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें और आपके पीछे भी अगर ऐसे कोई पड़ा हुआ है तो आप पुलिस में कंप्लेंट जरूर करें, अपने माता पिता के साथ डिस्कस करें, या फिर अगर आप बताना चाहते हैं तो मुझे भी बता दें। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके साथ अगर ऐसी कोई दिक्कत चल रही है तो उसके बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसी इंस्टाग्राम पर मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं इस केस से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करूंगा। सो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट टू फाड़ी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।